नमस्कार। कार्यक्रम हमारे अतिथि में मैं नीलम मलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज स्टूडियो में हमारी अतिथि हैं एक प्रेरक शख्सियत। आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं, आप एक खिलाड़ी भी हैं, आप कविताएं लिखती हैं, आप लेखिका हैं और आप अपनी फिटनेस से दूसरों को प्रेरित भी करती हैं। स्टूडियो में आज हमने आमंत्रित किया है ऋचा सूद जी को। ऋचा जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया नीलम जी, मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। आप स्कूल में प्रिंसिपल हैं और जब हम ये नाम लेते हैं तो ऐसी छवि हमारे मन में तुरंत आती है जिन्हें देखकर बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं, सहम जाते हैं। और इवन स्कूल में जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी बहुत डिसिप्लिन में चाहते हैं अपने सभी बच्चों को प्रिंसिपल जी की उपस्थिति में। आपको देखकर तो बहुत ही एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हम बड़े अच्छे से बात कर सकते हैं। और आप कैसे अपने बच्चों को डील करती होंगी? शुरुआत यहीं से करते हैं कि आज की जो प्रिंसिपल मैम है जिन्हें की अवार्ड भी मिले हैं, जब वो खुद बच्ची थी तो बचपन कैसा था? भारत के किस शहर से आपका ताल्लुक है? मैं पैदा तो हुई हरियाणा यमुनानगर में जी। कक्षा 8 तक मैंने वहीं पढ़ाई की। जी। कक्षा 8 तक मैं पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और खेलों का रुझान मुझ में हमेशा से रहा। शैतानी करती थी लेकिन बदतमीजी नहीं करती थी। जी। तो मैं अपने जो बच्चे हैं आज जहाँ मैं बच्चों को डील करती हूँ वहां पर भी मैं कहती हूँ बेटा शैतानी करो लेकिन बदतमीजी मत करना। जी। और खेलती खूब थी। कक्षा 8 तक मैं हरियाणा में रही, उसके बाद मैं उत्तर प्रदेश गाजियाबाद में आ गई पापा के रिटायर होने के बाद। और यहाँ से मेरी जिंदगी ने एक नया ही टर्न लिया। यहाँ पर आते ही कुछ ऐसा खेलों की तरफ रुझान आया। डीएनए में तो मेरे था ही खेल, क्योंकि मम्मी पापा दोनों खिलाड़ी थे अपने अपने लेवल पे। खेलों का रुझान कुछ इस तरीके से आगे बढ़ा कि मुझे स्कूल में एक कंपटीशन हुआ तो उसमें मुझे एक 3rd प्लेस मिला। जी। डिस्कस थ्रो में। पता नहीं था डिस्कस थ्रो क्या होती है, शॉटपुट क्या होता है। कक्षा 9 में थे और उस समय इतने अवेयर भी नहीं होती थी। तो उसके साथ साथ हुआ ये कि जब मुझे 3rd प्राइज मिला, 3rd प्राइज में मुझे एक छोटी सी कटोरी मिली और जो फर्स्ट आया उसे थाली मिली। तो मुझे बहुत अजीब लगा, यार ये थाली मुझे चाहिए थी, मुझे कटोरी क्यों मिली? तो मुझे तब भी समझ नहीं आया कि मुझे करना क्या है, क्योंकि इतनी अवेयरनेस नहीं थी। अगले साल फिर ऐसा ही हुआ। मैं कक्षा 10 में आ गई और खेलते रहे। इस बीच हॉकी भी खेला, बास्केटबॉल भी खेला, बैडमिंटन भी खेला, टेबल टेनिस भी खेला, लेकिन अपनी दिशा नहीं डिसाइड कर पा रही थी मैं। तो इसके साथ जब मैं कक्षा 10 में आई तो फिर से वही हुआ। अभी कोई बहुत प्रैक्टिस नहीं की थी, कोई इवेंट ओरिएंटेशन नहीं था, तो फिर से यही हुआ। तो मुझे तब भी यही लगा कि मुझे अब भी जो है वो कटोरी ही मिली है, थाली क्यों नहीं मिली? मींस फर्स्ट प्राइज क्यों नहीं मिला? तो मुझे थाली ने बहुत अट्रैक्ट किया। और उसके बाद मुझे मेरे कोच मिले, उन्होंने मुझे प्रैक्टिस स्टार्ट कराई। तो मेरी जो कटोरी से थाली तक की जर्नी थी वो बहुत जल्दी कवर हो गई, क्योंकि उन्होंने मेरे अंदर छिपा हुआ टैलेंट खोज निकाला और मेरे इवेंट्स डिसाइड करे कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि पहले तो हम कभी रेस में खड़े हो जाते थे, कभी हाई जंप में खड़े हो जाते थे, जहाँ टीचर्स ने खड़ा किया वहां खड़े हो गए और कर दिया, और हमें हमारी क्षमता नहीं पता थी, ना टैलेंट पता था कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसलिए वो कटोरी रहती थी, लेकिन जो कटोरी से थाली तक की जर्नी थी वो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था मेरे लिए। जी। तो यहाँ से तो आपकी फिर खेलों से आपका जुड़ाव शुरू हुआ। जी। तो ये तो विद्यालय की बात थी, और कई बार ऐसा होता है कि विद्यालय स्तर पर बच्चे जुड़ते हैं किसी खेल से और विद्यालय में रहते रहते ही वो खेलते हैं और फिर खत्म हो जाता है वो जुड़ाव। लेकिन आपका ये जुड़ाव लंबा चला, और ऐसा लंबा चला कि आपने तो फिर देश में भी और देश से बाहर भी नाम रोशन किया, अपने परिवार का भी और आपने स्कूल का भी, और साथ ही आपने बहुत सी महिलाओं को प्रेरित भी किया। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे श्रोताओं को ये बात आप खुद बताएं। देखिए, स्कूल खत्म हुआ और मैं आपको अपनी सच्चाई बताऊं तो मेरी पढ़ाई इससे बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, मैंने 12th पास कर लिया था। मार्क्स बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन फिर भी मुझे पीएमटी की कोचिंग में डाला गया कि डॉक्टर बनना है। अब पीएमटी की कोचिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे सर के ऊपर से जाती थी। ये बात मैं अपने पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पा रही थी, क्योंकि उनका सपना था और मुझे लगता था कि मुझे पूरा करना है। जी। तो इस तरीके से जब भैया ने फिर मम्मा को बोला, पापा को बोला कि ये साइंस नहीं कर पाएगी, तो उन दिनों मैं पेंटिंग्स बनाया करती थी। तो भैया ने बोला कि इसका ओरिएंटेशन बेंट ऑफ माइंड जो है वो साइंस वाला नहीं है, आप इसको लिटरेचर और पेंटिंग्स में इसकी आगे एजुकेशन कराइए, जो इसकी पर्सनालिटी को भी आगे लेके जाएगी। तो पापा मम्मी ने इस चीज को समझा और फिर पीएमटी की कोचिंग से मुझे हटाया गया, और फिर मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स के सब्जेक्ट्स लिए, पेंटिंग्स लिया स्पेशली,
और लिटरेचर लिया, और इनफैक्ट वो पढ़ाई मुझे आसान भी लगी और मुझे समझ भी आई, तो मैं उसे एंजॉय करती थी, बोझा नहीं मानती थी। लेकिन स्पोर्ट्स और एडोलेसेंस एज, और कहते हैं ना उस समय हार्मोनल चेंज जो होता है, जिस तरफ आपका ध्यान ज्यादा जाता है आप उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो जो वो मेरी एडोलेसेंस एज थी उसने मुझे स्पोर्ट्स में इतना पुश किया। और फिर अलग अलग जो प्रतिस्पर्धा होती है, प्रतियोगिताएं होती हैं, उनमें भाग लेने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? 11th क्लास से ही जी। जैसे कि सबसे पहले हमारा होता था जिला स्तरीय, उसके बाद राज्य स्तरीय और उसके बाद नेशनल राष्ट्र स्तरीय। तो 11th में तो मैं स्टेट लेवल तक ही खेल पाई थी, लेकिन 12th में मैं नेशनल लेवल पे पहुंच गई थी जी। और नेशनल लेवल पे पहुंचने के बाद प्लेस नहीं आई थी, अभी 4th पोजीशन थी तब भी, लेकिन वापस आने के बाद मुझे समझ में आया कि अभी मंजिल दूर है। बहुत मेहनत करी, बहुत प्रैक्टिस करी, और फिर चूंकि अब साइंस भी मेरे पास नहीं थी और मुझे ट्यूशंस का बर्डन भी नहीं था, तो मैं रेगुलर प्रैक्टिस करने लगी। और वो रेगुलर प्रैक्टिस जो स्टेडियम में जाकर के होती है उसका फिर अलग से ही रंग नजर आता है। जी। किसी एक खेल के लिए प्रैक्टिस कर रही थी या अलग अलग गेम्स में थी? मेरे पास फिटनेस थी। तो होता क्या था कि मेरे को हॉकी में भी डाल दिया जाता था, मैंने हॉकी में भी नेशनल खेला है। मुझे बास्केटबॉल में हाइट की वजह से डाल दिया जाता था, मैंने बास्केटबॉल में भी नेशनल खेला है, और हॉकी में जबकि 2 नेशनल्स खेले हैं मैंने जी। और अच्छा खेलती थी, लेफ्ट फुल बैक में खेला करती थी। जबकि हॉकी का सफर गोलकीपर से स्टार्ट हुआ, क्योंकि पहली हिट मेरी नहीं लगी थी, तो मुझे हॉकी के लिए सिलेक्शन नहीं मिला था, लेकिन जिद थी कि खेलना है तो खेलना है। तो मैंने बस सर से रिक्वेस्ट किया कि आप मुझे खेलने का मौका दें। उन्होंने कहा अच्छा तुम लंबी हो, तुम गोल बचा सकती हो, तो तुम गोलकीपर बन जाओ। और मैं गोलकीपर इस तरीके से बनी, लेकिन उसके बाद मेरी जब हॉकी के प्रति एक समझ जो डेवलप हुई, उसने मुझे गोलकीपिंग के साथ साथ हॉकी का कैप्टन भी बनाया, और मैं अपने गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट की हॉकी की कैप्टन भी रही। हमने स्टेट लेवल पे जितनी बार भी पार्टिसिपेट किया मैंने एज कैप्टन प्लस गोलकीपर, और फिर उसके बाद फुल बैक और कैप्टन के तौर पे मैं हमेशा पार्टिसिपेट करती रही जी। और उसके साथ साथ फिर जब प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई, प्रैक्टिस के साथ साथ डेफिनेटली कहते हैं ना कि अभ्यास का फल मिलता ही है, मेहनत का फल मिलता ही है जी। तो फिर यूनिवर्सिटीज में पोजीशन आने लगी। मैं जब ग्रेजुएशन 2nd ईयर 3rd ईयर में थी तो यूपी के रिकॉर्ड्स मेरे बन चुके थे डिस्कस, शॉटपुट और हाई जंप में। तो हॉकी और बास्केटबॉल थोड़ा पीछे रह गया। डिस्कस, शॉटपुट और हाई जंप समझ में आया कि आप इसमें इंडिविजुअली पार्टिसिपेट भी कर सकते हो और इंडिविजुअली खेल भी सकते हो। तो फिर ये करते करते जब मेरा नेशनल लेवल पे पोजीशन आने लगी तो बहुत अच्छा लगा, और उसके बाद जो है मैंने जूनियर इंडिया में फर्स्ट पोजीशन ली, गोल्ड लिया। उसके बाद अंडर 17 जो होता है जी, उसमें गोल्ड लिया, और उसके बाद फिर सीनियर ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में फिर मेरा गोल्ड आया, और उसके आगे का सफर एक अलग तरीके से मेरे सामने आया। मींस वो स्पोर्ट्स की यात्रा ने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। जी। तो ऐसे में फिर स्कूल से कैसे आपका फिर से जुड़ना हुआ, क्योंकि आपने स्कूल के दौरान स्पोर्ट्स ने आपका दिल चुरा लिया था, लेकिन उसके बाद आप घूम फिर कर फिर से आई स्कूल में, और फिर बाद में कैसे वहाँ से प्रिंसिपल बनने तक का सफर शुरू हुआ? ये था तो इत्तेफाक, लेकिन जब मैं बहुत छोटी थी तो तख्ती की जो स्याही होती थी उसको लेकर के मैं दीवार पे ब्लैक बोर्ड बना के और गली मोहल्ले के बच्चों को पकड़ के लाती थी कि चलो पढ़ो बैठ के। जी। तो मुझे तब से पढ़ाने का बहुत शौक था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं फाइनली जाके टीचिंग प्रोफेशन में जाऊंगी। तो 91-92 में मैंने स्कूल एज अ स्पोर्ट्स टीचर ज्वाइन किया। जी। लेकिन वो स्पोर्ट्स की जो कमिटमेंट थी, उस कमिटमेंट ने मुझे हमेशा ये प्रेरित किया कि जो भी काम करो वो नंबर 1 करो। तो वो नंबर 1 आने की जो चाह थी उसने हमेशा मुझे प्रेरित रखा, मोटिवेटेड रखा, और हर काम को बेस्ट तरीके से करने के लिए, बेस्ट रास्ता खोज के करने के लिए, फुली कमिटेड होके करने के लिए हमेशा मोटिवेट किया। जी। तो वो मोटिवेशन लेवल जो था वो मेरी मैनेजमेंट को समझ में आया कि हाँ ये बहुत कमिटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है। तो फिर जब उन्होंने नई ब्रांच अपनी स्टार्ट करी तो उसका फाउंडर प्रिंसिपल मुझे बनाया। मतलब उससे पहले मैं वाइस प्रिंसिपल भी रही, हाउस इंचार्ज भी रही, एक्टिविटी इंचार्ज भी रही। ईश्वर ने कुछ ऐसा लिखा था और ईश्वर की कुछ ऐसी मेहर थी कि ऐसा होना था। जी। अब जब मैं प्रिंसिपल बनी तो अब वहां पर शुरुआत में इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन धीरे धीरे आत्मविश्वास भी बढ़ा। वहां पर भी अब यही जिद शुरू हो गई कि मुझे जो है नंबर 1 अपने स्कूल को बनाना है। वो मेहनत ऐसे रंग लेके आई कि वो स्कूल भी नंबर 1 हुआ, हमारे शहर में सबसे पॉपुलर हुआ, और वहां पर हर रोज स्कूल का नाम किसी अच्छे काम के लिए अखबार में छपता था। उसके बाद फिर CBSE ने एक्नॉलेज किया। ये हमारे श्रोताओं को आप जरूर बताएं कि CBSE की ओर से ये कौन सा पुरस्कार था, ताकि हमारे जो शिक्षक इस समय आपको सुन रहे होंगे वो भी प्रेरित हो।
ये था CBSE नेशनल अवार्ड, जो कि हमें 4 सितंबर और 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर दिया जाता है राष्ट्रपति द्वारा। तो 4 सितंबर को तो देते हैं शिक्षा मंत्री, और उसके बाद नेक्स्ट डे हमारे राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी ने विज्ञान भवन में। वो एक बड़ी बात है कि आपको नॉमिनेट तभी किया जाता है जब आप उतना काम करें जी। और वो काम कैसे नजर आता है, अगर और लोग प्रेरित होना चाहते हैं तो इसका स्टेप बाय स्टेप है। आपका क्या क्या देखा जाता है, आपने कम्युनिटी के लिए क्या काम किया, आपने स्कूल के लिए क्या नया काम किया, क्या आपने CBSE को सपोर्ट किया, CBSE के लिए क्या काम किया जी। तो इसमें यहाँ तक कि CBSE के नेशनल्स ऑर्गेनाइज करना स्पोर्ट्स में, CBSE के एग्जाम्स ऑर्गेनाइज करना, तभी CTET स्टार्ट हुआ था, तो उसका फर्स्ट सेंटर हमारे स्कूल में बना था जी। तो उस तरीके से मतलब काम आप करते चलिए, और काम के साथ साथ दूसरे लोगों को भी मोटिवेट कीजिए कि वो भी अच्छा काम करें जी। तब आपका ये एक्नॉलेजमेंट होता है राष्ट्रीय पुरस्कार तक। और ये मेरे हिसाब से शिक्षक के लिए देश का सबसे बड़ा पुरस्कार है जी। तो ये एक एक्नॉलेजमेंट मुझे मिला। तो ये आपका सफर इस तरह से स्कूल के साथ फिर से शुरू हुआ और प्रिंसिपल बनकर आपने अपने स्कूल का नाम भी चमका दिया। ऐसे में जो आपकी अन्य गतिविधियां हैं, आप लेखिका भी हैं, आप कविताएं करती हैं, आप प्रोग्राम होस्ट भी करती हैं, तो ये सब साथ साथ कैसे चलता रहा? मुझे लगता है कि जो खिलाड़ी होता है ना, वो हर जगह हर काम को खेल समझता है। तो वो मुझे लगता है कि अगर हम सभी खेल खेलें तो जिंदगी को भी हम खेलेंगे, झेलेंगे नहीं जी। तो बस यही प्रेरणा मुझे आगे लेके जाती है हमेशा। तो ऋचा सूद, लेखन के लिए आप कब समय निकालती हैं, और लेखन की ये जो यात्रा है इस दौरान क्या क्या पड़ाव रहे? लेखन की यात्रा तो मेरी कॉलेज से ही शुरू हुई थी। भावनाएं तो हर किसी के अंदर होती हैं, अभिव्यक्त करने की बात होती है, तो मैं भावनाएं अभिव्यक्त करती थी, लिख देती थी, और सिर्फ अपनी मम्मी को बताती थी और किसी को नहीं बताती थी। और अक्सर मैं ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ भावनाएं लिखती हूँ, मैं शब्दों से नहीं खेलती, व्याकरण में नहीं जाती। कई पुस्तकें आप लिख चुकी हैं, हाँ तो जी। उनका भी आप जरूर जिक्र करें। पुस्तकें ज्यादातर मैंने बच्चों की पढ़ाई के लिए लिखी हैं, और उसके पीछे जो प्रेरणा रहती है वो ये प्रेरणा है कि जो हमें नहीं मिला बचपन में, अब इन बच्चों को मिले। तो जब यहाँ बात आपके लेखन की चल रही है, आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, उनसे बच्चों को फायदा हो रहा है, कविताओं की बात हुई, भावनाओं की बात हुई, तो मैं चाहूंगी कि कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर जब हमें सबसे अनुमति लेनी है, उससे पहले आपसे मैं ये अनुरोध करूँ ऋचा सूद जी कि आप अपना लिखा हुआ कुछ हमें जरूर सुनाएं। अक्सर मैं क्षणिकाएं लिखती हूँ, मैं बड़ी कविताएं नहीं लिखती। मैं कोई छोटा मोटा दिया नहीं कि हवा चली और बुझ गई, मैं वो चिराग हूँ जो तूफानों में भी दूर से नजर आऊंगी। बहुत अच्छा। ऋचा सूद जी, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि बहुत सारी उपलब्धियां अभी आपके पास हैं जी, जिनसे दूसरे प्रेरणा लेते हैं, आपको बहुत खुशी मिलती होगी। ये हमारे श्रोताओं से आप जरूर साझा करें, और साथ ही अपनी आगामी योजना भी, क्या सपना है अब? मेरे अंदर का स्पोर्ट्स का कीड़ा हमेशा कुलबुलाता रहता था, और 2023 में हैमर थ्रो में फिलीपींस में हुए एशियन मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में हैमर में मैंने अपनी कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल जीता। वाह। और अभी लेटेस्ट मैंने मलेशिया में मलेशियन ओपन इंटरनेशनल मास्टर्स एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जी मैंने शॉटपुट में गोल्ड जीता और डिस्कस में सिल्वर जीता है जी। तो ये अभी मेरी लेटेस्ट उपलब्धियां हैं, और अभी बहुत आगे बहुत बधाई इन खेलना उपलब्धियों भी के है। लिए। हाँ जी जी। अभी आगे खेलना भी है। मेरे शहर ने मुझे बहुत कुछ दिया है, लेकिन आने वाले जनरेशन के लिए भी बहुत कुछ मिसिंग है, बहुत कुछ करना बाकी है। यहाँ पर मैं कहूँगी कि सो लिटिल इज डन, सो मच इज टू डू। तो वो जो सो मच इज टू डू है वो मैं करना चाहती हूँ। जी, तो हम रेडियो परिवार की ओर से ऋचा सूद जी आपको आपकी आगामी योजना या इस सपने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि आपकी झोली में और भी बहुत सारी उपलब्धियां आए। तो आज हमारे साथ हमारे अतिथि कार्यक्रम में हमारे स्टूडियो में रही ऋचा सूद। आप एक खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत सारी उपलब्धियां आपके नाम हैं, आप कविताएं लिखती हैं, आप फिटनेस से दूसरों को प्रेरित करती हैं, लेखिका हैं, और एक अवार्ड जीत चुकी स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। तो आपके बच्चे भी आपसे लगातार बहुत कुछ सीखते हैं। ऋचा सूद जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। तो कार्यक्रम प्रोड्यूसर प्रभा कुमार के साथ मैं नीलम मलकानिया अब इस कार्यक्रम से आप सभी से लेती हूँ अनुमति। नमस्कार।